कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण वाक्य। पिछले दिन हम लोगों ने वाक्य के अंग, वाक्य के गुणधर्म और रचना की दृष्टि से वाक्य भेद देख चुके थे। आज हम रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और वाक्य रूपांतरण पर विचार करेंगे। आप जानते हैं, सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, जैसे आप लिखते हैं कमल, तो इसका अर्थ है यह फूल का एक नाम है। लेकिन अगर आप क तीनों को एक साथ मिला दें तो एक शब्द बनता है ककक। क्या इसका कोई अर्थ होता है? जी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो यह कैसा शब्द हो गया? निरर्थक। जब हम फूल की माला बनाते हैं, फूलों की माला, तो देखते हैं कई फूल उसमें रहते हैं, गूंथे जाते हैं और तब एक माला बनती है। उसी तरह से जब आप वाक्य बनाते हैं तो कई प्रकार के शब्द आप लेते हैं और उसको एक सूत्र में आप पिरोते हैं, रखते हैं, तब जाकर के वह वाक्य बनता है। लेकिन हम केवल 2-4 शब्द ले लेंगे किसी प्रकार से और कहेंगे कि यह वाक्य हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप उदाहरण ले लें, कोई विद्यार्थी ऐसा लिख दे, राम, पटना, हिमालय, गंगा, और तब वह कहे कि यह वाक्य हो गया, तो क्या आप इसको मान लेंगे कि यह वाक्य हो गया? जी नहीं, यह वाक्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें तो सभी संज्ञा शब्द हैं और इसमें कर्म नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है। बोलचाल में भले ही क्रिया का पद नहीं आवे, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई किसी ने पूछा किसने कहा, आपने कहा कि मैंने, पूरा वाक्य होगा मैंने कहा, लेकिन बातचीत में, संवाद में आप कर रहे थे मैंने, तो वहाँ संवाद में ऐसा संभव है। लेकिन गद्यात्मक रूप से जब हम वाक्य पर विचार करते हैं तो उसका एक नियम है। व्याकरण के अनुसार पहले कर्ता हो, तब कर्म हो, तब क्रिया हो। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो इसमें कई प्रकार के शब्द आए और सबकी पहचान अलग अलग है। तो राम कर्ता कारक हुआ क्योंकि वह पढ़ता है, पढ़ने का काम करता है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष के रूप में है। किताब, उस पर काम का फल पड़ता है, कर्म कारक हुआ यह शब्द। और किताब जो है सो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष के रूप में है, पढ़ता है, वर्तमान काल में क्रिया है, मुख्य क्रिया है पढ़ता, और इसके बाद यह समापिका क्रिया है और यह पुल्लिंग है, एक वचन में है, अन्य पुरुष के रूप में है अंत में वह सहायक क्रिया है, क्योंकि मुख्य क्रिया के अर्थ प्रकाशन में सहायक है एक वचन। तो इस प्रकार से आप जब शब्दों को ढंग से रखते हैं, कर्ता रखते हैं, कर्म रखते हैं, क्रिया रखते हैं, तब जाकर के एक वाक्य बनता है। तो आप कहते हैं पूर्ण आशय प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। 3 बातें हुई। वाक्य में शब्द सार्थक हों, व्याकरण के नियम के अनुसार सजाए गए हों, रखे गए हों, लिखे गए हों, और पूरा अर्थ मिलता हो, तब जाकर के वह वाक्य बनता है।
तो आपने क्या सुना, क्या समझा, क्या सीखा? पूर्ण आशय प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पूर्ण आशय प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्याकरण सम्मत समूह को वाक्य कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए, है ना? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। तो आप जो वाक्य रचना करते हैं, बनावट करते हैं, सजावट करते हैं, तो इसमें यह रचना की बात हो रही है, वाक्य निर्माण की बात हो रही है। तो यह रचना की दृष्टि से जब हम वाक्य पर विचार करते हैं तो 3 प्रकार के वाक्य हमारे सामने आते हैं। एक प्रकार का वाक्य सरल वाक्य होता है, दूसरा संयुक्त वाक्य होता है, तीसरा मिश्र वाक्य होता है। तो आप कहेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो अब सरल वाक्य समझिए। पहली परिभाषा, जिससे वाक्य की सरलता जानी जाए, जिससे वाक्य की सामान्यता का बोध हो, सरलता का बोध हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। आपने वाक्य के अंग में देखा था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में आपने देखा था कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और विधेय के बारे में आपने देखा था, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। राम पढ़ता है, इसमें राम उद्देश्य है, पढ़ता है विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब तीसरी बात, तीसरे ढंग से, राम पढ़ता है, इसमें मुख्य क्रिया एक है। एक दूसरा वाक्य ले तो और आपको साफ साफ पता चलेगा। राम आकर पढ़ने लगा। राम पहले आता है, फिर पढ़ता है, तो कर्ता कारक हो गया राम। राम के द्वारा 2 काम हो रहे हैं, पहला काम आना, दूसरा काम पढ़ना। तो मुख्य क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। राम आकर पढ़ता है, यहाँ पर में आना भी क्रिया है, रूप है आकर। यह आकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है कि इसमें कर लगा रहता है। वह खाकर सो गया, वह दौड़कर आ गया, वह आकर पढ़ने लगा, है ना, वह गाकर नाचने लगा। कई प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। तो पहली जो क्रिया हुई कर्ता के द्वारा, पहला जो काम हुआ वह पूर्वकालिक क्रिया, और अंतिम जो क्रिया हुई वह है मुख्य क्रिया। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो 3 प्रकार से आपने देखा, जिससे वाक्य की सरलता जानी जाए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो, अथवा जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो। यह है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, सीता कहानी लिखती है, बच्चे गेंद खेलते हैं, सीता गीत गाती है। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। तो अब हम उस प्रकार के वाक्य को देखेंगे जिसमें 2 वाक्य जुड़े हुए। ये 2 वाक्य किस प्रकार से होंगे? एक होगा, मतलब आप देखेंगे ऐसा संयुक्त वाक्य जिसमें दोनों तरफ सरल वाक्य हो। राम आता है और श्याम जाता है। तो राम आता है यह भी सरल वाक्य, श्याम जाता है यह भी सरल वाक्य। समान स्तर के वाक्य हो गए।
और इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ता है एक योजक। योजक मतलब जोड़ने वाला। कौन जोड़ रहा है यहाँ पर? और। तो दोनों तरफ समान स्तर के वाक्य हैं, तो इसलिए यह जो योजक हुआ वह हुआ समानाधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक वह योजक कहलाता है जो समान स्तर के शब्दों को, समान स्तर के उपवाक्यों को, समान स्तर के वाक्यों को जोड़ता है। एक दूसरा उदाहरण लें। राम ने कहा कि धरती गोल है और श्याम ने कहा कि धरती चिपटी है। तो यह जो मैंने कहा, राम ने कहा कि धरती गोल है, यह मिश्र वाक्य। दूसरा, श्याम ने कहा कि धरती चिपटी है, यह भी मिश्र वाक्य। और दोनों को जोड़ने वाला योजक है और। तो दोनों तरफ मिश्र वाक्य जोड़ा और योजक, तो यह भी जो वाक्य बना जोड़ने के बाद यह संयुक्त वाक्य हुआ। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा हो जाएगी, जब दो सरल वाक्य अथवा दो मिश्र वाक्य योजक से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य पर आइए। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। मिश्र वाक्य में आप देखेंगे एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, और ये दोनों अलग अलग स्तर के उपवाक्य हो गए। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक व्यधिकरण योजक कहलाता है। तो जो योजक अलग स्तर के, भिन्न स्तर के उपवाक्यों को जोड़ता है उसे व्यधिकरण योजक कहते हैं। वाक्य लीजिए एक आप, राम ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है। तो अगर इसमें से आप राम ने कहा को अलग कर दें और तब विचार करें कि यह जो उपवाक्य हुआ राम ने कहा, इसमें कर्ता कारक है, उसके साथ ने चिन्ह लगा हुआ है और क्रिया है कहा भूतकाल में, तो यह स्वतंत्र होकर भी पूरा अर्थ देता है। उपवाक्य की परिभाषा ही है कि उपवाक्य वाक्य का हिस्सा होता है। इसमें क्रिया के पद होते हैं। यह पूरा अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यहीं पर दोनों प्रकार के उपवाक्यों की परिभाषा मिल जाती है। जब आप कहेंगे जो उपवाक्य स्वतंत्र होकर पूरा अर्थ दे, किसी पर निर्भर ना हो, तो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जो उपवाक्य पूरा अर्थ नहीं देता हो, अर्थ प्रकाशन के लिए दूसरे भाग पर निर्भर करता हो, आश्रित हो, तो वह आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार से काम करता है, संज्ञा की तरह, विशेषण की तरह, क्रिया विशेषण की तरह। तो इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य के मुख्यतः तीन भेद हो गए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आप कहेंगे जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान है इसमें क ह्रस्व इकार की अव्यय लगा रहता है प्रारंभ में, अथवा प्रधान उपवाक्य के बाद अल्प विराम रहता है। अल्प विराम जिसको अंग्रेजी में आप कॉमा कहते हैं, वह लगा रहता है। या तो अल्प विराम हो, जैसे आप अंग्रेजी में नरेशन पढ़ते हैं, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, राम सेड दैट द अर्थ इज राउंड, राम ने कहा कि धरती गोल है। तो राम ने कहा प्रधान उपवाक्य कि धरती गोल है। राम ने क्या कहा? तो वह जो भाग है राम ने क्या कहा कि धरती गोल है,
यह धरती गोल है संज्ञा उपवाक्य है, आश्रित है क्योंकि यह प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, आश्रित है। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान है उसके प्रारंभ में क ह्रस्व इकार की अव्यय लगा रहता है, अगर नहीं तो अल्प विराम रहता है उसके पहले। राम ने कहा अल्प विराम, और द्वय उद्धरण चिन्ह जिसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं उसके अंदर रहता है। ये पहचान है संज्ञा उपवाक्य के लिए। वो या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है ना, द्वय उद्धरण चिन्ह है ना में वह रहता है लिखा हुआ दोनों तरफ, प्रारंभ में भी और अंत में भी, है ना, अथवा क ह्रस्व इकार रहता है प्रधान उपवाक्य के बाद। अब देखिए, यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदी थी, जिसे मैंने कल खरीदी थी। एक दूसरा वाक्य लें, वही लड़का आया है जो कल आया था, जो कल आया था। तो लड़का की विशेषता प्रकट होती है इसे, जो कल आया था, विशेषता। तो यह जो भाग है जो कल आया था, यह आश्रित उपवाक्य हुआ और उसमें विशेषण उपवाक्य हुआ। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल गई। जैसे ही, कालवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, ये सब आपने पढ़ा है किसमें? क्रिया विशेषण। नहीं, राम धीरे धीरे पढ़ता, कैसे पढ़ता? धीरे धीरे, रीतिवाचक। वह अभी आया है, कब आया? अभी, अभी समय का बोध कराता है। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा गाड़ी खुल गई। तो जैसे ही मैं पहुंचा, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो विशेषण उपवाक्य में जो या जो से बना हुआ शब्द, जैसे आप किसी शहर में जाएं और कहें कि यह वही मकान है जहां मैं पहले रहता था, जहां, ये स्थान का बोध हो गया। यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदी थी, जो से बना हुआ शब्द, जिसे। वही लड़का आया है जो कल आया था। कौन आया था? कौन आया है? वह लड़का आया है जो कल आया था। मान लीजिए आपके घर कोई लड़का आया किसी से मिलने, आपके पिताजी से मिलने, पिताजी आपके नहीं थे, आपने पिताजी, आज वो लड़का आया, आपने पिताजी का, देखिए पिताजी वही लड़का आया जो कल आया था। तो जो कल आया था इससे विशेषता प्रकट होती है, लड़का की विशेषता। कौन लड़का? जो कल आया था। तो विशेषण उपवाक्य में या तो जो लगा होगा या जो से बना हुआ विशेषण का रूप लगा होगा, ऐसे आप पहचान लेंगे। और क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्रिया विशेषण वाला शब्द लगा होगा, ऐसे पहचानेंगे आप। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य को। तो आपने देखा मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा आश्रित उपवाक्य हो और दोनों व्यधिकरण योजक से जुड़े हों। जैसे राम ने कहा कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ईमानदारी एक अच्छी नीति है, उसके प्रारंभ में आप देखिए क ह्रस्व इकार की व्यधिकरण योजक लगा हुआ है। तो यह जो भाग हुआ वह हो गया संज्ञा उपवाक्य। राम ने कहा, यह हुआ प्रधान उपवाक्य। क ह्रस्व इकार की जो है अव्यय, यह व्यधिकरण योजक हुआ। इस प्रकार से आप मिश्र वाक्य को पहचानेंगे और इसमें प्रधान उपवाक्य को पहचानेंगे, है ना। इसके बाद आश्रित उपवाक्य को पहचानेंगे
और इन दोनों प्रकार के उपवाक्यों को जोड़ने वाले व्यधिकरण योजक को आप पहचानेंगे। उपवाक्य भी आप समझ गए। उपवाक्य है ना, जो आश्रित उपवाक्य है उसके 3 भेद: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपने यह भी देख लिया, यह भी आप समझ गए। योजक हो गया जोड़ने वाला, जो जोड़ता है उसे योजक कहते हैं। इसके 2 रूप हैं: समानाधिकरण योजक, व्यधिकरण योजक। समान स्तर के शब्दों को, समान स्तर के वाक्यों को, समान स्तर के उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक समानाधिकरण योजक कहलाता है। व्यधिकरण योजक में आपने देखा मिश्र वाक्य में, समानाधिकरण योजक संयुक्त वाक्य में होगा और व्यधिकरण योजक मिश्र वाक्य में होगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, दोनों उपवाक्य अलग अलग स्तर के उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक और समान स्तर के उपवाक्यों को जोड़ने वाला योजक व्यधिकरण योजक कहलाता है। इतना तो आप समझ गए। अब आपको कुछ वाक्य दे दिया जाएगा और कहेगा कि पहचानिए। रचना की दृष्टि से आपने 3 वाक्य देखा: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब आपको कुछ वाक्य दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा प्रश्न में कि आप इन वाक्यों को पहचानें रचना की दृष्टि से, है ना, ये किस प्रकार के वाक्य हैं। उदाहरण लें, पंडित वेद पाठ कर रहे हैं। इसमें वाक्य की सरलता का बोध होता है, वाक्य की सामान्यता का बोध हो रहा है। एक ही उद्देश्य, पंडित और वेद पाठ कर रहे हैं। विधेय, ये उद्देश्य, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अथवा जिसमें एक ही मुख्य क्रिया हो, पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक ही मुख्य क्रिया हो, तो उसे कहते हैं सरल वाक्य। तो पंडित वेद पाठ कर रहे हैं, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, ज्ञानी वेद पाठ कर रहे हैं, ऋषि वेद पाठ कर रहे हैं। कैसा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। अब देखिए, मुझे नौकरी मिले तो चैन आए, ऐसा वाक्य। मुझे नौकरी मिले, यह प्रधान उपवाक्य। तो चैन आए, आश्रित उपवाक्य। तो यह हो गया उदाहरण किसका? मिश्र वाक्य का, क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तीसरा, प्रांजल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। यहाँ भी एक ही मुख्य क्रिया है, सरल वाक्य हुआ। अब देखिए, जो समुद्र में गोता लगाएगा वही मोती पाएगा। कौन मोती पाएगा? जो समुद्र में गोता लगाएगा। एक पंक्ति है, जिन ढूढ़ा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौड़ा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। अंग्रेजी में आप कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन। तो जो जोखिम उठाता है, जो हिम्मत का परिचय देता है, वही सफल होता है। तो जो समुद्र में गोता लगाएगा, डुबकी लगाएगा, गहराई में जाएगा, वही मोती पाएगा। तो जो कौन मोती पाएगा? वही की विशेषता, जो समुद्र में गोता लगाएगा। तो यह भाग हो गया विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, वही मोती पाएगा। तो इस प्रकार से यह जो उदाहरण है आपके सामने, जो समुद्र में गोता लगाएगा वही मोती पाएगा, यह मिश्र वाक्य हुआ। अगला उदाहरण, दार्शनिक कहते हैं कि जगत मिथ्या है। नहीं, आप कहते हैं ना, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एकमात्र ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, आज है कल नहीं है, जो आज सजीव है कल निर्जीव हो जाएगा, जहाँ निर्जीव है वहाँ कल सजीव हो जाएगा।
तो यह दार्शनिक का कथन है, चिंतक का कथन है, अनुभवी व्यक्ति का कथन है, ज्ञानी का कथन है। तो दार्शनिक कहते हैं, यह हो गया प्रधान उपवाक्य, कि जगत मिथ्या है, आश्रित संज्ञा उपवाक्य। इस प्रकार से यह उदाहरण हुआ किसका? अब आप बता सकते हैं आसानी से, मिश्र वाक्य का। अब देखिए अगला वाक्य, प्रातः काल होता है, एक सरल वाक्य। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, दूसरा सरल वाक्य। दोनों तरफ समान स्तर के वाक्य हैं, सरल वाक्य। इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ने वाला समानाधिकरण योजक और है। इस प्रकार से यह जो उदाहरण है, प्रातःकाल होता है और चिड़िया चहचहाने लगती हैं, यह हुआ संयुक्त वाक्य। अब देखिए अगला वाक्य, शिक्षक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। तो यह उदाहरण हुआ किसका? फिर से सुनिए, शिक्षक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, यह भी हुआ मिश्र वाक्य। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया, नौकरी दिलवाई, अर्थात मैंने उसे नौकरी दिलवाई, दो सरल वाक्य। तो यह जो वाक्य बना, यह हो गया संयुक्त वाक्य। जब भी उसके घर गया, जब भी मतलब जिस समय काल का बोध, यह हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब भी उसके घर गया, उसने मेरा सत्कार किया, यह भी हो गया किसका? मिश्र वाक्य का उदाहरण। इसके बाद अगला उदाहरण, परिश्रमी लड़के सफल होते हैं। परिश्रमी लड़के सफल होते हैं, एक ही मुख्य क्रिया है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, सरल वाक्य हुआ। अब आप वाक्य रूपांतरण कैसे करेंगे? जैसे आप इसी वाक्य को लें, परिश्रमी लड़के सफल होते हैं, कहेगा कि संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो लड़के के पहले परिश्रमी, यह विशेषण है, गुणवाचक, लड़के जातिवाचक संज्ञा। तो जो पहले जो लिखिए, वह परिश्रम करता है ना। लड़के परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं। कैसे बनाएंगे? लड़के परिश्रम करते हैं और सफल होते हैं, यह हो गया संयुक्त वाक्य। इसी को कहेगा कि मिश्र वाक्य में बदलिए। जो परिश्रमी होते हैं वे लड़के सफल होते हैं। जो परिश्रमी होते हैं वे लड़के सफल होते हैं, यह हो गया मिश्र वाक्य। ऐसे आपको ध्यान देना होगा रूपांतरण में। उदाहरण लें एक और, मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ। कैसा वाक्य हो गया? मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और मैं नित्य स्नान करता हूँ, संयुक्त वाक्य। कहेगा कि इसको सरल वाक्य में बदलिए। कैसे बदलेंगे? तो मैं नित्य व्यायाम करके, पूर्वकालिक क्रिया, नित्य व्यायाम करके स्नान करता हूँ, यह हो गया सरल वाक्य। दूसरा उदाहरण लें संयुक्त वाक्य में, आगे बढ़ो और दुश्मनों का सामना करो। कर्ता छिपा हुआ है, तुम आगे बढ़ो और तुम दुश्मनों का सामना करो। कर्ता को छिपा दिया गया, आगे बढ़ो और दुश्मनों का सामना करो। तो यह जो है पहला वाला भाग, उसमें पूर्वकालिक क्रिया में ले आइए, बढ़कर कर लगाइए। आगे बढ़कर दुश्मनों का सामना करो, है ना। अर्थात तुम आगे बढ़कर दुश्मनों का सामना करो। तो
ऐसे आप बनाएंगे सरल वाक्य। जो धैर्यवान होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो, देखिए यह हो गया विशेषण उपवाक्य। वे सदा सुखी रहते हैं प्रधान उपवाक्य। सरल वाक्य बनाना है, कैसे बनाएंगे? धैर्यवान सदा सुखी रहते हैं। धैर्यवान को आप कर्ता के रूप में ले आइए, संज्ञा के रूप में ले आइए। धैर्यवान सदा सुखी रहते हैं, सरल वाक्य हो गया। मैंने उस आदमी को देखा जो स्कूटर चला रहा था। जो स्कूटर चला, किस आदमी को? आदमी की विशेषता, जो स्कूटर चला रहा था। तो यह हो गया मिश्र वाक्य। मैंने स्कूटर चलाते हुए आदमी को देखा। ऐसे आप सरल वाक्य बना लेंगे। अगला उदाहरण, मैंने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। संयुक्त वाक्य। अब देखिए कैसे बदलेंगे सरल वाक्य में। सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानने पर भी मेरा काम नहीं बना, सरल वाक्य। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा, आपको जानना होगा। अभ्यासे नराः, है ना। अभ्यास करने से आपका ज्ञान मजबूत होगा, परिपक्व होगा, आप जानकार बनेंगे, सफल होंगे। इसलिए आपको और भी उदाहरण लेने होंगे और रूपांतरण करने होंगे। शेष उदाहरण पर हम और भी विचार करेंगे अगले दिन, है ना। आप जो आपने सुना इसके आधार पर आप उत्तर पुस्तिका में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, है ना, और कुछ पहचानने के लिए जो इन सबों को आप लिखेंगे और रूपांतरण भी करेंगे। आपने इतना देख लिया, अब आप क्या, कैसे आप मजबूत होंगे? आप प्रश्न लिख लेंगे और उसका रूपांतरण करेंगे। आप ऊपर के वाक्यों को लिख लेंगे और पहचानेंगे कि किस प्रकार का वाक्य, भेद का नाम लिखेंगे, और तब आप मिलान करेंगे कि आपका उत्तर, है ना, सही है या क्या। अगर सही है तो अच्छी बात, नहीं तो आप पुनः ध्यान देंगे, पुनः पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। तो मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, आप आज की पढ़ाई से, है ना, संतुष्ट होंगे, आप समझ चुके होंगे और इस आधार पर आप अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।